Hey guys, this is CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक करने जा रहा हूं वो दोस्तों सीएमए इंटर और फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके अगर कोई जानकार इंटर में है उनको भी दिखा सकते हो, फाइनल में है फाइनल वालों को भी दिखा सकते हो। एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और इवन यहां तक कि अगर कोई सीए भी कर रहा है ना, तो सीए इंटर वालों को भी दिखा सकते हो। ऐसा टॉपिक है दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारे दो यूट्यूब चैनल है, आपको पता है ना, एक CACMA आशुतोष लाटा, एक LPA CMA एक्सक्लूसिव चैनल, जिसकी डिटेल ये आपको ऊपर नजर आ रही है ना, LPA CMA एक्सक्लूसिव। ये दो यूट्यूब चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों के लिए बेहद शानदार चीज रहेगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स भी दी हुई है, उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वहां से आपको चैनल के लिंक्स, टेलीग्राम चैनल के लिंक भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक करने जा रहा हूं, ऑल्दो आप लोगों ने वीडियो के जो टाइटल है उससे ही देख लिया होगा। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ ब्रेक इवन पॉइंट के डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब कि किस किस सिचुएशंस के अंदर बीईपी किस तरह कैलकुलेट होता है। आप लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में सुना होगा जरूर। मैं एक छोटा सा वापस से ब्रीफ करना चाहूंगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ऑल्दो आप लोगों को सबको आइडिया हो चुका है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, लेकिन एक बार से वापस से डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट जहां पर आपकी टोटल सेल्स इज इक्वल टू होती है टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट, या मैं यूं कहूं, एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं होता है। दैट मीन्स प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू जीरो होता है। और जीरो कब होगा? जब आपकी सेल्स में से जब आप टोटल कॉस्ट लेस करते हो तो आता है जीरो, नील। और दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी बनाया था। कैसे? सेल्स में माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को लेस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहां पर प्रॉफिट नील आएगा। और आप सब लोगों को पता है कि सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट लेस होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करने से आपके पास जीरो आएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है ब्रेक इवन पॉइंट पर? ये माइनस का जो फिक्स कॉस्ट है, ये अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, अगर हम बात कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। और दोस्तों, आपको पता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट्स। तो इन शॉर्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट की, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर ये कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। अब अगर मुझे क्वेश्चन बोले कि साहब ये यूनिट्स कैलकुलेट करके बताओ, तो आप क्या कहोगे? ये जो इधर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना, जो कि मल्टीप्लाई में है, वो RHS में चल जाएगा, और RHS में जाएगा तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड लग जाएगा। और इसी तरीके से आप लोगों का जो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का जो फॉर्मूला है वो तैयार हो जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस तरह से आप लोगों का फॉर्मूला रेडी होता है। और अगर आपको इसको रुपीज में चाहिए कि ब्रेक इवन सेल रुपीज में चाहिए, तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होगा? यूनिट्स जो आई उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से। और यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होती है? यूनिट्स कैलकुलेट होती है, ये रहा आपका यूनिट्स का फॉर्मूला। और अगर ये यूनिट्स का फॉर्मूला है तो सीधा डायरेक्टली मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा ना सेलिंग प्राइस, और यहां पर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों, जब आपके यहां पर ये मल्टीप्लाई में जो आ रहा है ना, ये कैसे आ रहा है पता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका जो डिवाइड होता है वो है सेलिंग प्राइस। और दोस्तों, जब डिवाइड में कोई चीज होती है, जैसा कि इस वाले फॉर्मूला की बात करूं, तो डिवाइड के है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसके भी डिवाइड में है सेलिंग प्राइस। जब कोई चीज डिवाइड में होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इस कारण से ये मल्टीप्लाई हुआ है इस फॉर्मूले में। और अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होता तो हम क्या करते?
आपको पता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस को हम लोग बोलते हैं पीवी रेशियो। इसी तरीके से रुपीज के अंदर अगर हमको ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो का फॉर्मूला बन करके आता है। ये एक प्रकार से मैंने रिवाइज करा दिया आप लोगों को कि ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलता है। अब दोस्तों, अब ये तो बात थी ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, लेकिन अब हमारे को इस डिस्कशन में जानना है ब्रेक इवन पॉइंट के डिफरेंट सिचुएशंस, जहां पर हमारे को अगर ऐसा हो जाएगा तो, क्योंकि देखो लेट्स सपोज से एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के साथ। आप लोगों ने हमेशा देखा कि फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड लगाना है, सिंपल। लेकिन एक सिचुएशन सुनना, आपकी सेलिंग प्राइस है ₹10, आपके पास आपने क्या किया, सेल की है लेट्स सपोज से 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट सेल की है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, लेट्स सपोज से 2,000 यूनिट्स का, और आपने करंट ईयर में प्रोडक्शन किया लेट्स सपोज से 15,000 यूनिट का। और बात कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी लास्ट ईयर की भी दे रखी है। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर लास्ट ईयर की क्यों, किसने पूछी। लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट जो थी दोस्तों वो थी आपकी ₹5, और करंट ईयर की जो वेरिएबल कॉस्ट है दोस्तों वो दे रखी है ₹6, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। और आपको इसी के साथ आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट कितना है, मैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं अकॉर्डिंगली एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कि कितना अमाउंट मुझे रखना है उसके लिए। यस, तो मैंने फिक्स कॉस्ट रखी, लेट्स सपोज से मेरी फिक्स कॉस्ट है 34,000। अब ये एक सिचुएशन आ गई। इस सिचुएशन में क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट कीजिएगा ब्रेक इवन पॉइंट। अब दोस्तों यहां पे समस्या आ जाती है, क्योंकि आशुतोष सर ने अभी जस्ट समझाया, अभी आशुतोष सर का कहना था कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का, अगर आपको यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट, दैट मींस 34,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मुझे यहां समस्या हो गई सर, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट दो दे रखी है, एक तो ₹5, एक ₹6। तो अगर मैं ₹5 को कंसिडर करूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा ₹5, ₹10 की सेलिंग प्राइस, ₹5 का वेरिएबल कॉस्ट, तो ₹5 का कंट्रीब्यूशन। और अगर मैंने करंट ईयर वाली वेरिएबल कॉस्ट को लिया तो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा ₹4। अब कंफ्यूजन, अब दो अलग अलग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएंगे तो डेफिनेटली पीवी रेशियो भी दो अलग अलग आएंगे, एक 50% आएगा, एक 40% आएगा। अब पॉइंट ये समझ में नहीं आ रहा, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये कैलकुलेट करे तो करे कैसे। अब अगर आप लोगों ने ये स्पेशल सिचुएशन आज तक नहीं देखी तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इस चीज को सॉल्व कर ही नहीं सकते, आप इस चीज को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। अब इस पॉइंट आता है कि सर डिवाइड में 5 को लेना है कि डिवाइड में 4 को लेना है कि डिवाइड में दोनों के एवरेज 4.5 को लेना है, किसको लेना है, तो कंफ्यूजन हो गया। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारी पहली सिचुएशन जो है, जिसका मैंने नाम दिया ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन विद डिफरेंट स्पेशल सिचुएशंस। इसमें पहला सिचुएशन जो है जिसको मैंने नाम दिया है ब्रेक इवन पॉइंट। आप लोगों को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और आप लोग अगर मेरी क्लासेस रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट जो मेरी क्लास देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, उनकी गूगल ड्राइव पर ये इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसके नोट्स
आप लोगों की बुक में ऐड होने से रह गए थे। तो आप लोगों की बुक में इसकी दो सिचुएशंस तो आपकी बुक में ऐड हो गई थी, बट दो के बाद में सिचुएशंस बुक में ऐड होने से रह गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन इस पूरे के पूरे जो नोट्स हैं इनको आप लोगों के लिए सारे पूरे सिचुएशंस को एक साथ ही इनबिल्ट कर दें। और आप लोगों को अगर आपने गूगल ड्राइव में लिया है तो आपको रेस्पेक्टेड चैप्टर ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने गूगल ड्राइव की जगह मोबाइल ऐप पर क्लास ली है तो आप लोगों को मोबाइल ऐप के उस चैप्टर में यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है गाइज। और वो सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है AIR1 CMA चैनल, AIR1 CMA चैनल, और आप लोग जाकर के AIR1 CMA चैनल के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर इसके नोट्स मिल जाएंगे जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे। आप लोगों को नजर एक बार गो थ्रू करवा देता हूं। कुछ इस तरह से आप लोगों को ये जो नोट्स हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे और वो आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल या आपके गूगल ड्राइव लिंक पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन आप लोगों को पता है कहां मिलेगा। अब आइएगा, अब पॉइंट आता है इस ब्रेक इवन पॉइंट विद ओपनिंग स्टॉक जो है, इस ओपनिंग स्टॉक के साथ में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालना है ये जानते हैं। अब दोस्तों इस सिचुएशन में आज तो सर कैसे पार पाओगे, 5 को लोगे, 4 को लोगे, किसको लोगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ना तो मैं 5 को लूंगा ना मैं 4 को लूंगा। बच्चा बोलता है तो सर क्या 4.5 को लोगे? तो मैं कह देता हूं मैं 4.5 को भी नहीं लूंगा। फिर क्या करोगे सर, क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ के आओगे? नो। दोस्तों इस तरह की सिचुएशंस जब आती हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है एक बात का, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ सकते हैं। हो सकता है कि ओपनिंग स्टॉक जो आपका है, क्योंकि आपको पता है ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये हमने इस साल बेचा होगा और ये 12,000 में से 2,000 यूनिट तो हमारी पिछले साल का जो प्रोडक्शन था उससे रिलेटेड है और 12 के बाद में बाकी बचे हुए 10 जो है हमारे करंट ईयर के प्रोडक्शन के हैं। इसका मतलब 2,000 यूनिट तो हमारी पिछले साल बनी होगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का प्रोडक्शन कब हुआ होगा? पिछले साल। और करंट ईयर में जो सेल हुई करंट ईयर के प्रोडक्शन से, उसका प्रोडक्शन करंट ईयर में। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि हमने टोटल बेची है 12,000, इसमें से 2,000 यूनिट जो हैं वो तो है लास्ट ईयर से रिलेटेड और बाकी के जो 10,000 यूनिट है वो है हमारी करंट ईयर से रिलेटेड। अब इसके ऊपर बात करते हैं तो यहां पर कंट्रीब्यूशन आ रहा है 5 रुपए, यहां पर कंट्रीब्यूशन आ रहा है 4 रुपए। तो डिफरेंट सिचुएशन हो गई। अब यहां पर कैसे कैलकुलेट करना है ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैं इस एक एग्जांपल के साथ ही इस वाले पॉइंट को पूरा कंप्लीट कर दूंगा और आप लोगों को बेहद आसानी से समझ में भी आ जाएगा। दोस्तों मुझे कैसे सॉल्व करना है नहीं पता, लेकिन अभी आशुतोष सर का कहना था कि एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है फिक्स्ड कॉस्ट के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने के लिए मुझे ये 34,000 कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना है। इसका मतलब हो गया कि मुझे ये 34,000 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना है। अब 34,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना है तो कैसे कमाऊंगा? तो दोस्तों मुझे यहां पर क्या करना है, आपको कोई एग्जांपल कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो सेम फिगर के साथ कोई एग्जांपल नहीं होगा, लेकिन दूसरा एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ उस नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कहूंगा, फिक्स कॉस्ट टू बी रिकवर्ड। अब फिक्स कॉस्ट टू बी रिकवर्ड कितनी है? टोटल सर टोटल फिक्स कॉस्ट आपको रिकवर करनी है 34,000। और ये रिकवर कहां से करनी है? ये रिकवर करनी है जी कंट्रीब्यूशन से। तो इसमें से मैं लेस कर दूंगा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है सबसे पहले वो बिकेगा। बच्चा बोल देता है सर लीफो भी तो अप्लाई हो सकता है। इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग फीफो ही मान के चलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन कौन सा हुआ? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की 2,000 यूनिट जब बेची होंगी आपने, ओपनिंग स्टॉक की जब आपने 2,000 यूनिट बेची होंगी तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपका लास्ट ईयर की जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट वो है 5 रुपए। तो 10 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस है, 5 रुपए आपका वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन 5 रुपए पर यूनिट है। अब 5 रुपए पर यूनिट आपने कमाया, तो मुझे एक चीज बताइए, इस 2,000 यूनिट जो आपने ओपनिंग स्टॉक की थी इनको जब आपने बेचा होगा तो कितने रुपए कमा लिए होंगे कंट्रीब्यूशन के? आंसर आता है 10,000।
इसका मतलब मुझे एक चीज बताओ, क्या 2000 यूनिट को बेच देने से मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा क्या? आंसर है नो सर, अभी भी आपको 24,000 यूनिट, 24,000 रुपीज वो आपको अभी भी रिकवर करनी है। अब ध्यान से सुनना, अब 24,000 फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग जो कि है आपकी, अभी भी आपके पास फिक्स कॉस्ट बची है, और वो फिक्स कॉस्ट बची है 24,000, और वो रिकवर कहां से करनी है? वो रिकवर करनी है आपको करंट ईयर की सेल्स से। अब पॉइंट आता है, करंट ईयर की सेल्स कितनी यूनिट करनी है दोस्तों, वही जानना तो इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान से सुनो, लास्ट ईयर की जितनी भी यूनिट थी हमने पूरी की पूरी बेच दी। 2000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक था, पूरी की पूरी बेच दी, लेकिन हमको ब्रेक इवन पॉइंट अचीव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो सफिशिएंट नहीं था पूरी 34,000 की फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। तो हमने क्या किया, अब बच गए हैं 24,000। अब ये 24,000 हमको हमारे करंट ईयर के प्रोडक्शन वाले से रिकवर करने हैं। तो करंट ईयर का मेरे को टोटल प्रोडक्शन चाहिए 24,000, और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन जो है वो करंट ईयर का लूंगा। अब मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करंट ईयर का, और करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 रुपए अगर मैं लेस कर देता हूं 10 रुपीज में से, तो आएगा 4 रुपीज। तो 4 रुपीज एक यूनिट से, तो इसका मतलब मुझे करंट ईयर की 6000 यूनिट्स और बेचनी पड़ेगी। तो करंट ईयर के सेल्स जो है, करंट ईयर सेल फ्रॉम करंट ईयर प्रोडक्शन, करंट ईयर की सेल जो कि करंट ईयर के प्रोडक्शन से करनी पड़ेगी, वो होगी 6000। और दोस्तों मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा? आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा दोस्तों 2000 यूनिट तो आपने जो ओपनिंग वाली बेची वो, प्लस 6000 यूनिट जो आपकी करंट ईयर की है वो, और ऐसा करके आप लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 8000 यूनिट। 8000 यूनिट आप बेचेंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। चाहो तो क्रॉस चेक करा देता हूं आप लोगों को। इस 2000 यूनिट से हम लोगों ने हर एक यूनिट से 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया है। तो हर एक यूनिट से 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया है, तो 2000 यूनिट से 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया है। और यहां की बात करूं तो दोस्तों ये 6000 यूनिट जो हैं, ये हमने करंट ईयर के प्रोडक्शन से सेल करी हैं। यहां पर हमने कंट्रीब्यूशन 4 रुपए कमाया है। और दोस्तों 6000 यूनिट्स पर 4 रुपए पर यूनिट से अगर मैं रिकवर करता हूं तो 24,000 रिकवर होगा, और 10,000 इधर का कंट्रीब्यूशन, 24,000 इधर का कंट्रीब्यूशन, दोनों को मिला दिया जाए तो वो होता है 34,000। और आपको पता है ये 34,000 जो है, ये 34,000 जी आप लोगों की ये फिक्स कॉस्ट है, चाहो तो चेक कर लो। और आपको पता है एट ब्रेक इवन पॉइंट फुल कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू योर, फुल कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट। दैट्स इट, खत्म काम, तो हो गया काम। अब कई बार बच्चे बोलते थे सर 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 आप हमें यहां पर यह बताइए सर कि कितने रुपए की, अरे भैया तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज ईच, तो 80,000 यूनिट्स, तो रुपीज में चाहिए तो ये हो गया, खत्म। तो अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में पता करना है तो ये हो गया आपका 80,000, और अगर यूनिट्स में पता करना है तो हो गया 8,000। दैट्स इट। इसे बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट विथ ओपनिंग स्टॉक। उम्मीद करता हूं क्लियर है। तो दोस्तों फिर लगे हाथ, अगर क्लियर है तो मैं आप लोगों को इससे संबंधित जो नोट्स मैंने आप लोगों के साथ लिखवाए हैं, उन नोट्स के ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा शुद्ध हिंदी में। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर ये हेडिंग डाल दी, स्पेशल सिचुएशन टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें ए पॉइंट मैंने लिया है कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट विद ओपनिंग स्टॉक। मैंने यहां पर लिखा है नाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट वी मे हैव। मे वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि हो सकता है कि पिछले साल भी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए थी, इस साल भी 5 रुपए ही हो। क्योंकि पिछले साल भी 5 होगी, इस साल भी 5 होगी, तो अपना काम रेगुलर जैसे हम करते आए हैं वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि दोनों ही केस में 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो हम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 5 रुपीज करके काम चला लेंगे। लेकिन वी मे हैव मतलब कि हो सकता है कि हमारे पास 2 कंट्रीब्यूशन आए। दैट्स व्हाई 2 पीवी रेशियो मे बी देयर ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन। दोनों केस में हो सकता है कि जो ओपनिंग स्टॉक है उसका वेरिएबल कॉस्ट अलग हो, और हमारा करंट ईयर का जो प्रोडक्शन है उसकी वेरिएबल कॉस्ट अलग हो। क्लियर है? चलिए आगे।
तो इन दिस सिचुएशन वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला, बट वी मे यूज आवर कॉन्सेप्ट जो कहता है एट बीपी कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू आवर फिक्स कॉस्ट। जब तक इसका एग्जाम्पल आप लोग नहीं देखते हैं ना, तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दिया, मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को कर दीजिएगा पॉज। मैंने क्योंकि इसका एग्जाम्पल आप लोगों को अभी अभी सॉल्व करा है, मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसका सॉल्यूशन मुझे बताएं। मतलब अब मुझे कैसे बताएंगे? कमेंट सेक्शन में, या आप अपने आप को भी जज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वीडियो को कर दो पॉज, पॉज करके इसको कैलकुलेट करना चाहो कि यार कैलकुलेट कैसे होगा और कितने यूनिट्स आएंगी इसकी ब्रेक इवन पॉइंट। दोस्तों यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 6000 यूनिट का, लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 5 रुपए, करंट ईयर प्रोडक्शन किया 24,000, सेल्स करी 28,000, करंट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट 5 की जगह हो गई 6, सेलिंग प्राइस 10 रुपए है दोनों केस में, और आपकी फिक्स कॉस्ट है 86,000। अब इस केस में ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा वो आप मुझे फटाफट से कैलकुलेट करके बता देंगे कि कितना आ रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई टफ टास्क है। देखो जी, मैं आपको बताता हूं, आपका 10 रुपीज की सेलिंग प्राइस है, तो लास्ट ईयर आपकी 5 रुपीज थी वेरिएबल कॉस्ट, तो लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन था 5 रुपए। इस साल आपकी सेलिंग प्राइस वही 10 रुपए, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ के हो गई 6 रुपए, तो ये हो गया आपका 4 रुपए। अब आपको रिकवर कितने करने हैं? 86,000। पिछले साल की कितने हो जाएंगे सर? 30,000, तो पिछले साल की यूनिट बेच देंगे, तो 30,000 यूनिट पिछले साल की, सॉरी पिछले साल का 6,000 यूनिट पिछले साल की बेच देंगे, तो उससे 30,000 रुपए तो उससे रिकवर हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, 30,000 रुपए तो रिकवर हो गए हैं हमारे को। कहां से? हमारे को 30,000 रिकवर तो हो गए ओपनिंग स्टॉक की सेल से, तो 6,000 यूनिट तो ओपनिंग स्टॉक वाली पूरी की पूरी बेच दी, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट अचीव नहीं हुआ। तो अब हमारे को क्या करना है सर? 86,000 है, 30 रिकवर हो गए, बाकी के बचे हुए 56,000 हमारे को करंट ईयर की प्रोडक्शन से रिकवर करने हैं। एक यूनिट के 4 रुपए, तो 56,000 के 14,000 यूनिट, तो आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 20,000 यूनिट्स। चाहो तो चेक कर सकते हो, अगर आपने किया होगा तो आपका आंसर यही आया होगा। ये लीजिए आप लोगों का सॉल्यूशन, ये रहा आप लोगों का सॉल्यूशन। घबराने की बात नहीं है, ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को नोट्स में ही दे रहा हूं, आप लोगों को लिखने की जरूरत इस क्वेश्चन को भी नहीं है। अदरवाइज तो आपको पता है कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो खुद से लिखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मल्टीपल प्रोडक्ट के केस में। ऑल्दो ये वाला पार्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अब पॉइंट कहां आता है, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, एक कंपनी है लाटा प्रोफेशनल एकेडमी LPA प्राइवेट लिमिटेड। लो जी, LPA लिमिटेड। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। कैसे? हम आपको इंटर में पेपर 8 पढ़ाते हैं। हम इंटर में आपको मेरा सब्जेक्ट, मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं अभी, तो मेरा सब्जेक्ट पेपर 8 है। मेरा सब्जेक्ट इंटर ग्रुप 2 में पेपर 11 है। मेरा सब्जेक्ट इंटर ग्रुप 2 में ही पेपर नंबर 12 है, और इंटर ग्रुप 2 में पेपर नंबर 16 है। अगर कोई ओल्ड कोर्स का बच्चा देख रहा हो तो आपको पता है ओल्ड कोर्स में पेपर 8 तो था ही था, उसके साथ मेरा पेपर 10 था, और ये जो 16 है उसको पहले 15 कहा जाता था। क्लियर है? तो मेरे पास ये मेरे 4 प्रोडक्ट हो गए। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट कि मेरे 4 सब्जेक्ट है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों के साथ जानना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरी सेलिंग प्राइस पेपर 8 की है, लेट्स सपोज से 6,000, पेपर 11 की है 5,000, पेपर 12 की है 5,000, पेपर 16 की है लेट्स सपोज से 10,000। मैं मेरी वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूं। मेरी वेरिएबल कॉस्ट लेट्स सपोज से यहां लगती है 1500, यहां पर मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगती है लेट्स सपोज से 2500, यहां पर भी लगती है 2500, और यहां पर मेरी वेरिएबल कॉस्ट लग जाती है लेट्स सपोज से 4,000 रुपए। अब मुझे सोच समझ के एक चीज बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास ये 4 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, मैं 4 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, मेरे 4 अलग अलग प्रोडक्ट हैं। हर एक प्रोडक्ट का अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालना चाहूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा सर? 4500, यहां पर 2500,
यहां पर भी 2500 और यहां पर 6000। और लगे हाथ अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मेरा पीवी रेशियो भी बता दो, तो आप लोग पीवी रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हो क्या? यस सर। देखो कैसे आता है सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो ये तो आ गया सर 75% का पीवी रेशियो, ये आ गया सर 50% का पीवी रेशियो, ये आ गया 50% का पीवी रेशियो, और ये आ गया सर 60% का पीवी रेशियो। अब मेरा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे एक चीज बताओ, कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, मैं ये चारों सब्जेक्ट कहां से पढ़ा रहा हूं? हम लोगों की एकेडमी से। सपोज से मैंने मेरी एकेडमी ले रखी है रेंट पर, मैंने मेरी एकेडमी ले रखी है रेंट पर, और मैं उसका सालाना 30 लाख रुपीस का रेंट चुकाता हूं, 2.5 लाख रुपए पर मंथ। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं ऐसे केस में ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट, दैट मीन्स 30 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब समस्या ये है कि सर कंट्रीब्यूशन कौन सा लेना है, 4500, 2500 की 6000। और अगर रुपीज में निकालना है तो कौन सा पीवी रेशियो लेना है, 1 पीवी रेशियो, 2 पीवी रेशियो, 3 पीवी रेशियो, 4 पीवी रेशियो। कंफ्यूजन हो गया? तो ऐसे केस में सर फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि सर 4 प्रोडक्ट आप अलग अलग बनाते हो, 4 अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपके पास एक है सर। कई बार बच्चा बोल देता है सर फिक्स कॉस्ट को एक काम करो ना, 1/4 करके फिक्स कॉस्ट बांट दो। मैंने कहा क्यों? आप कभी बता सकते हो क्या कि मेरा रेंट पेपर 8 के लिए रेंट कितना जा रहा है? ऐसा पॉसिबल है क्या? आंसर है नो सर, नहीं है। तो ऐसे केस में आपके पास समस्या ये आ जाती है कि आपके पास जो फिक्स कॉस्ट दी होती है वो कंपोजिट दी होती है। कई बार इसको कंपोजिट वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, तो कई बार इसके लिए ओवरऑल यूज किया जाता है कि ओवरऑल पूरी कंपनी का या कंपोजिटली पूरी कंपनी का फिक्स कॉस्ट जो है 30 लाख है। अब समस्या यह है कि ऐसी सिचुएशन में हम इसको सॉल्व करें तो करें कैसे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरह की सिचुएशन से पार पाने के लिए हमको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूं, और इससे रिलेटेड ही आप लोगों को आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 देखने को भी मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। तो ध्यान से चलिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन आपको सबका अलग अलग है। अब सर कई बार बच्चे बोल देते हैं सर एक काम करो ना, चारों का टोटल करके डिवाइड लगा करके 1 डिवाइड बाय 4 कर दो कि 4500 प्लस 2500 प्लस 2500 प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 4। मैंने कहा आप आधी दूरी तो तय कर लिया आपने, क्योंकि डिवाइडेड बाय 4 आप कहते हो, इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज, इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। लेकिन क्या है समस्या, हमारे पास पेपर 8 के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, पेपर 8 में हमारे पास है 1000 स्टूडेंट्स, पेपर 11 और 12 में है लेट्स सपोज से 800, इधर भी 800, और सीएमए फाइनल के अंदर हमारे पास काफी अच्छे बच्चे हैं, वहां पर है 2500। अब बताओ ऐसी सिचुएशन में कैसे मैनेज करें, ऐसी सिचुएशन में कैसे मैनेज करें? तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग हमारा यहां पर लेंगे वेटेड एवरेज। और क्या लेंगे दोस्तों? वेटेड एवरेज लेंगे। और वेटेड एवरेज किसका लेंगे दोस्तों? हम यहां पर निकालेंगे हमारा सेल्स मिक्स, हम लोग यहां पर हमारा लेंगे सेल्स मिक्स। मैं आपको बता दूं 99% केसेस में आपको ये सेल्स मिक्स क्वेश्चन में गिवन होगा, 99% केसेस में आपको ये सेल्स मिक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। और लेट्स सपोज से टेक एन एग्जांपल कि आप लोगों को ये एग्जांपल दिया गया कि 50% आप लोगों का जो भी सेल होती है उसका 50% आपका पेपर 16 जाता है, आप लोगों का जो 30% है वो आप लोगों का पेपर 8 जाता है। ऑल्दो वैसे सारे ही अच्छे खासे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल लिया मैंने। लेट्स सपोज से ये आपका 8% जाता है, और या मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं, मैं कह देता हूं ये मेरा 10% ये बिकता है और 10% ही ये बिकता है। तो दोस्तों इस केस के अंदर हम लोगों को निकालना होगा वेटेड एवरेज पीवी रेशियो और वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और दोस्तों वो कैसे निकलेगा? 4500 का 30% एम प्लस जानते हो ना, बताता हूं। मैं निकालूंगा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है आपको बताता हूं। आपको लेना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ए मतलब कि पेपर 8 जो कि है आपका 4500,
उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी वेटेज से, जो कि है 30%, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 0.30, ब्रैकेट लगा देंगे, बंद कर देंगे। फिर करेंगे प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बी मतलब कि पेपर नंबर 11, वो है आपका 2500, वेटेज है उसकी 10%, तो ये लीजिए 0.10। तीसरा पेपर है उसकी भी सेम वही 2500 का कंट्रीब्यूशन है, 10% की आपकी वेटेज है। और चौथा पेपर जो है उसका आपके लिए 6000 रुपीज का, आपको 6000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है और रेशियो उसका है वेटेज 50%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे 4500 मल्टीप्लाई बाय 30%, 4500 मल्टीप्लाई बाय 30%, तो ये आएगा 1350 प्लस 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आएगा 250, अगले का भी आ जाएगा 250 और उसके अगले का आ जाएगा 3000। तो ऐसा करके आप लोगों का ये टोटल जो है वो आ जाएगा 4850। और दोस्तों अब हमारे पास एक कंट्रीब्यूशन आ चुका है जिसे हम लोग बोलते हैं ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। और दोस्तों ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है ना, इसे बोलते हैं पूरी कंपनी एज ए होल का कंट्रीब्यूशन। और अब मुझे निकालना है आप लोगों के लिए क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। अब तो आसानी से निकल जाएगा सर, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, दैट मीन्स ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू ओवरऑल फिक्स कॉस्ट विच इज 30 लाख, 30 लाख, और इसमें आप डिवाइड लगा देंगे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, दैट मीन्स 4850। और आप जब 30 लाख के अंदर 4850 का डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 618.56 स्टूडेंट्स। इसका मतलब आप कौन से सब्जेक्ट का बेच रहे हो हमें नहीं पता, लेकिन पूरा कंपनी एज ए होल की बात करें तो इस पर्टिकुलर सेल्स मिक्स पर 618.56 या प्रिसाइसली मैं बोलूं तो 619 स्टूडेंट आप लोगों के लिए वो होंगे आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अब कई बार क्वेश्चन क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आपसे कहता है कि ना जी ना, हमें तो ना हर एक सब्जेक्ट का बताओ कि हर एक सब्जेक्ट के कितने कितने स्टूडेंट आएंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 619 को जो गिवन वेटेज था ना 30, 10, 10 और 50, इसके रेशियो में बांट देना है। तो इसका मतलब आपको पेपर 8 के 186 स्टूडेंट पढ़ाने थे, इसके 62, इसके 62 और इसके 309 स्टूडेंट पढ़ाने हैं। ये आपका सब्जेक्ट वाइज ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को मैंने यहां पर दो चीजें सिखा दी, एक ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालना है वो, प्लस ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट से प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालना है वो। दोस्तों मैं समराइज कर रहा हूं, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने यहां पर निकाला ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, और जिस तरीके से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन निकाला है ना, सेम उसी तरीके से ओवरऑल पीवी रेशियो भी निकल जाएगा। तो अगर कल को कोई क्वेश्चन आपसे रुपीज में पूछेगा ना, तो आपको ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जैसे निकाला ना वेटेज से मल्टीप्लाई करके, सेम उसी तरीके से पीवी रेशियो निकल जाएगा। और फिर देन उसके बाद में फॉर्मूला सिंपल है, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट ये इज इक्वल टू हो जाएगा ओवरऑल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, रुपीज में चाहिए तो ओवरऑल पीवी रेशियो, और यूनिट में चाहिए तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर आपको रुपीज में चाहिए तो ओवरऑल पीवी रेशियो। इससे तो आ जाएगा आपके पास ओवरऑल बीईपी। और अगर आपको प्रोडक्ट वाइज बीईपी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ओवरऑल बीईपी आया ना इसको आपको उस रेशियो में बांट देना है, आपका काम हो जाएगा। दैट्स ऑल, दैट्स इट। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों फिर हम लोग इसके बारे में नोट्स के ऊपर डिस्कशन देख लेते हैं। अच्छा पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। आइए, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मल्टीपल प्रोडक्ट, when we manufacture multiple product, hence we will have multiple contribution per unit and multiple PV ratio। जैसे भी पेपर 8 का लगाया था, 11 का लगाया था, 12 का लगाया था, 16 का लगाया था।
सो अगेन वी विल नॉट अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। जब तक नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट नहीं करेंगे ना तब तक डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब फॉर्मूला क्या है वो तो मैंने यहां पे दिखा दिया कि फॉर्मूला तो आपका ये रहा, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में चाहिए तो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पॉइंट आता है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा कैसे, तो ये रहा आप लोगों का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन निकलने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ए मल्टीप्लाई वेटेज ऑफ ए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बी मल्टीप्लाई वेटेज ऑफ बी, और इस तरह से जितने भी एन नंबर ऑफ यूनिट्स है उनको लेते हुए चलिए आपका आंसर आ जाएगा। और पीवी रेशियो भी सेम टेक्निक ऑफ अबव, दैट मीन्स सेम कैलकुलेशन एज अबव जो आपने कंट्रीब्यूशन में करी है वो की हुई। विद अबव फॉर्मूला वी विल हैव बीपी ऑफ कंपनी, लेकिन इससे क्या है हमारे पास जो आएगा वो बीपी ऑफ कंपनी आएगा। वी विल कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज बीपी एज फॉलोज। फिर हमको प्रोडक्ट वाइज निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बीपी ए का निकालना है, दैट मीन्स पेपर 8 का निकालना है तो क्या करना है, ओवरऑल बीपी लो और वेटेज ऑफ ए ले लो, खत्म हो गया। जैसे अभी भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था ना कि 30%, 10%, 10%, 50%, तो सेम वैसा। तो टू कैलकुलेट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वी विल टेक रेशियो ऑफ सेल्स यूनिट। हम लोग सेल्स यूनिट का रेशियो लेंगे अगर हम लोगों को ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है तो, एंड टू कैलकुलेट ओवरऑल पीवी रेशियो तो हम लोग सेल्स वैल्यू का रेशियो लेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का, अगर आप लोगों को ओवरऑल कंट्रीब्यूशन निकालना है पर यूनिट तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए रेशियो लेंगे सेल्स यूनिट्स का, और अगर आपको ओवरऑल पीवी रेशियो निकालना है तो हम लेंगे सेल्स वैल्यू का। मैंने यहां पर लिख भी दिया है टू कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज तो सेल्स यूनिट रेशियो और सेल्स वैल्यू रेशियो। लेकिन मैं आपको बता दूं आप लोगों के जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ना तो आपको यूनिट का रेशियो और सेल्स का रेशियो नहीं दिया होगा, सीधा डायरेक्टली सेल्स मिक्स दिया होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है उस सेल्स मिक्स के केसेस के अंदर आप लोगों को यही चीज ध्यान रखते हुए चलना है। अब दोस्तों आप लोगों के साथ एक और चीज है, जब मल्टीपल प्रोडक्ट का केस आता है ना तो हो सकता है आपके पास डिजायर्ड सेल्स का क्वेश्चन हो जाए। डिजायर्ड सेल्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लेंगे तो वो आ जाएगा, खत्म काम। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, दैट्स इट। चलिए, इफ multiple product case is given in the question and question asked to calculate desired sales, then procedure will be same as above for calculation of overall contribution and overall PV ratio, and we will use below formula to calculate desired sales। अब हम लोग इस फॉर्मूला को लेकर के desired sales निकाल देंगे, और desired sales निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वही फॉर्मूला होगा आप लोगों का फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। बस ध्यान रखना ओवरऑल, और यूजुअली क्वेश्चन इटसेल्फ गिव्स सेल्स मिक्स, तो क्वेश्चन आपको हमेशा से सेल्स मिक्स खुद से ही दे देगा। दोस्तों अब इसके बाद में जो दो छोटे छोटे टॉपिक है, दो छोटे छोटे डिफरेंट ये मैंने दो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। टोटल मेरे यहां पर 6-7 आपके स्पेशल सिचुएशन है, उसमें से 2 हो चुकी हैं और 2 अगली 2 मिनट में हो रही हैं। वाह इतनी जल्दी सर। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप लोगों के साथ आपको पता है कि फॉर्मूला जो है वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला जो है ना वो आप सब लोगों को पता है, वो होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं केवल ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको पता है फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो हमारा निकलता है सेल्स में से, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देने से। अब दोस्तों जब तक हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्डली हमारे पास फिक्स कॉस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आती है तब तक तो हमारा काम इजीली हो जाता है। क्यों, सिंपल सी चीज है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, और फिक्स कॉस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड लगा दिया तो बीपी आ गया। लेकिन क्या होता है कई बार ऐसी कॉस्ट भी होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं, सॉरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं दोस्तों, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो ना तो फुल्ली वेरिएबल है ना फुल्ली फिक्स्ड है, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। सर फॉर एग्जांपल टेलीफोन का बिल, आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल। आपको पता है अगर आप लोगों के पास बिल जो है हिंदी में आता है ना तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक लैंग्वेज लिखी होती है जिसे बोलते हैं स्थायी शुल्क, और जो लोग अंग्रेजी माध्यम के हैं उनको बता दूं इसे बोलते हैं फिक्स्ड रेंटल।
अब सपोज से हुआ कुछ इस प्रकार कि आशुतोष सर का प्लान बना 31 दिसंबर का। आशुतोष सर ने कहा 31 दिसंबर है, आशुतोष लाटा जी खूब दिन से मेहनत करते हैं, पूरे साल भर मेहनत करता हूं यार, मैं ना अब कुछ घूम के आऊंगा, मेरे को बहुत चेंज की जरूरत है। तो मैंने प्लान करा और मैं निकल गया 31 दिसंबर को पूरी फैमिली को लेकर के आउट ऑफ जयपुर। दैट मीन्स मेरे जो परमानेंट रेजिडेंस है जयपुर में, वहां से मैं निकल गया और मैंने सोचा कि यार अब की बार जो है ना लंबे ट्रिप पर चलेंगे। और मैंने लंबा ट्रिप कब का लिया? 31 दिसंबर से लेकर के 5 फरवरी तक। अब 5 फरवरी की बात तो मैं इसलिए आ गया था क्योंकि 7 तारीख से जो है ना वो फंक्शन चालू हो जाते हैं, रोज डे, प्रपोज डे, है ना, तो इसलिए मैं 5 तारीख को आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं पूरी जनवरी मेरे घर पर रहा? आंसर है नो। क्या मेरे घर का कोई सदस्य वहां पर रहा? आंसर है नो। क्या किसी तरह का बिजली का कंजम्पशन होगा क्या? अरे मैं कंजूस हूं, मैंने सारे फ्रीज वगैरह सब कुछ बंद करके गया, इवन 0 वाट का बल्ब तक नहीं जला के गया मैं। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मेरा 0.0000 यूनिट का भी बिल आएगा क्या? आंसर है नो। और मैं कहता हूं आंसर है रॉन्ग। आंसर है बिल फिर भी आएगा, बिल फिर भी आएगा मेरा। और बिल फिर भी आएगा, और बिल क्यों आएगा मेरा? क्योंकि ड्यू टू दिस फैक्टर, स्थायी शुल्क जिसे हम लोग फिक्स्ड रेंट बोलते हैं। अब चाहे आशुतोष सर ने उसको कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी और चाहे नहीं करी, दिल्ली वालों आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आप लोगों के नहीं आता है बिल। अभी आपने भाई साहब की सरकार है ना, तो भाई साहब की सरकार में नहीं आती है। लेकिन चीजें क्या है, बाकी पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो इस जगह पर बिल आता है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं फरवरी में आ गया, मैंने 100 यूनिट्स कंज्यूम करी, मेरा जनवरी का बिल आया मेरा 500 रुपए का। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस 500 रुपए में किसी भी तरह की वेरिएबल कॉस्ट थी क्या? आंसर है नो, नील थी। क्या फिक्स कॉस्ट थी? यस सर थी। कितनी थी? 500 रुपए। फरवरी के अंदर मैंने 100 यूनिट्स कंज्यूम करी। अब 100 यूनिट्स कंज्यूम करी तो मेरा बिल आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट को कंजम्पशन करने की 10 रुपए आती है, तो लेट सपोज से तो वो कितनी होगी? 1000। मेरी फिक्स कॉस्ट भी होगी, बिल्कुल होगी सर, फिक्स कॉस्ट 500। मेरे पास बिल आ गया जी 1500 रुपए का। मेरा पॉइंट ये है दोस्तों, इस तरह की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? जहां पर कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड का, वेरिएबल और एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और दोस्तों इस तरह की कॉस्ट के लिए हमको क्या करना होता है? जब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता है तो हम लोग इस 1500 में से ये जो 1500 है इसमें से वेरिएबल पोर्शन अलग कर देंगे और फिक्स्ड पोर्शन हम लोग अलग कर देंगे। जो वेरिएबल पोर्शन है वो वेरिएबल कॉस्ट में जाके जुड़ जाएगा, जो फिक्स्ड पोर्शन है वो फिक्स्ड कॉस्ट में जाके जुड़ जाएगा, और बाकी की सारी कैलकुलेशन एज इट इज हो जाएगी। बाकी की सारी कैलकुलेशन एज इट इज चलेगी, जैसे कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते समय समझा। लेट सपोज से हमारे पास आप लोगों के लिए वेरिएबल कॉस्ट यहां पर आई 1000, ये 1000 वेरिएबल कॉस्ट में जुड़ जाएगा, और ये 500 रुपए का जो फिक्स कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट में जुड़ जाएगा। सपोज से हमारी 5500 रुपए की फिक्स कॉस्ट आई, और हमारे पास यहां पर वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है लेट सपोज से 1800 रुपए, तो वो वहां पर वेरिएबल कॉस्ट में जुड़ जाएगा, और उसमें हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड लगा करके हम हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर जाएंगे। तो दोस्तों, और आप लोगों को ये चीज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है तो इसको हाई लो कॉस्ट मेथड के साथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं अलग अलग। और कैसे अलग अलग होता है? तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाई लो कॉस्ट मेथड। वो कहता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। इसके फॉर्मूले को लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। चेंज इन कॉस्ट कैसे हुआ? आपका चेंज इन कॉस्ट कैसे हुआ? तो चेंज इन कॉस्ट आप ध्यान से सुनो। जनवरी में जब मैं घूमने गया था तो मेरा बिल आया था 500 का, वहीं फरवरी का मैं बात करूं तो आया था 1500 का, तो 1500 का बिल आया फरवरी का, जनवरी का बिल आया 500 रुपए का, तो चेंज इन कॉस्ट 1000। चेंज इन यूनिट्स की बात करते हैं तो मैंने फरवरी में कंजम्पशन किया 100 का, जनवरी में कंजम्पशन किया 0 का। तो इसका मतलब अगर कोई मेरे से पूछे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो मैं क्या कहूंगा? चेंज इन कॉस्ट 1000,
चेंज इन यूनिट्स 100, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹10। और दोस्तों इस तरीके से मेरे पास ₹10 आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान से सुनिएगा, हमने वही ₹10 लिए थे। अब इस ₹10 की रेट को आप कहीं पर भी यूज करके देख लो। अगर आप जनवरी में यूज करके देखोगे तो जनवरी में तो क्योंकि यूनिट कंजम्पशन था नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट 0, टोटल कॉस्ट जनवरी की थी 500, तो डेफिनेटली बैलेंसिंग फिगर से आपके पास फिक्स कॉस्ट आ गई वो पूरी 500। आप चाहो तो फेब्रवरी पर भी इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। फेब्रवरी के अंदर आपको ₹10 एक यूनिट के, टोटल कंजम्पशन था 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स पर ₹10 की रेट से 1000, टोटल कॉस्ट थी आपकी 1500, तो बाकी बचाओ बैलेंसिंग फिगर, फिक्स कॉस्ट 500। चाहो तो चेक कर लो, दोनों महीने में फिक्स कॉस्ट सेम है। ये ₹500 फिक्स कॉस्ट में जाके जुड़ जाएंगे और ये ₹10 पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करते समय वहां पर वेरिएबल कॉस्ट में जुड़ जाएगा। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट विथ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? 15 मिनट का समय अभी भी हमारे पास शेष है, बहुत बढ़िया है, 1 घंटे में खत्म करने का था। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट दोनों के जो नोट्स हैं एक साथ लूंगा, तो आपके लिए यहां पर फोर्थ पॉइंट क्या था? अगर कल को क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कॉस्ट के साथ फिक्स्ड इनकम दे दे, तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है? कई बार क्या होता है ना, हमारे को ध्यान रखना है, हमने हमारा स्टूडियो जो है ना, हमारे अकेडमी है, अकेडमी हमने रेंट पर ले रखी है, सालाना 30 लाख रुपए का रेंट आता है, मतलब हमको सालाना 30 लाख रुपए का रेंट देना होता है। दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन हुआ यूं कि मैंने क्या किया कि यार मेरी एकेडमी जो है ना वो दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में खाली रहती है। 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक मेरी एकेडमी जो है खाली रहती है। तो मैंने एक एकेडमी जिसका नाम था XYZ करके एक एकेडमी थी, और उनकी क्लास जो है वो इसी 2 से 4 के बीच में ही होती है। वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा जगह जहां पर वो केवल और केवल 2 घंटे के लिए उनको किराए पर कोई जगह मिल जाए। तो हमने कहा जी आप आइए हमारे पास आ जाओ, हम आपको जगह उपलब्ध कराएंगे, हम आपको जगह उपलब्ध कराएंगे। इसके एवज में हम आपसे सालाना जो है वो 5 लाख रुपए लेंगे। मुझे एक चीज बताओ, हमने ये जो सबलेट करके 5 लाख रुपए लिए, अब यहां पर एलपीए का टोटल रेंट तो कितना है? 30 लाख, विच इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट तो है 30 लाख। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे ये 5 लाख रुपए फिक्स्ड इनकम होगी क्या? आंसर है यस सर, ये 5 लाख रुपए फिक्स्ड इनकम होगी। तो ऐसे केस में अगर कल को क्वेश्चन आपको फिक्स्ड कॉस्ट के साथ फिक्स्ड इनकम दे दे और ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो दोस्तों हमको कैसे कैलकुलेट करना है? हमको बेहद आसान तरीके से ध्यान रखना है। हमको सिंपली आपको क्या करना है? आप यहां पर सिंपली कर लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट में से फिक्स्ड इनकम को कर देंगे लेस, और फिक्स्ड इनकम को जो लेस करने के बाद में जो आपकी बचेगी उसे हम लोग बोलेंगे नेट फिक्स्ड कॉस्ट। और ये नेट फिक्स कॉस्ट लेनी है हम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते समय। दैट्स इट, दैट्स ऑल। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हमको कैलकुलेट करते समय हमको ये वाली लेकर के चलनी है। क्लियर है? चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग इसके ऊपर फटाफट से इसके नोट्स को भी रीड आउट कर लेते हैं। नोट्स रीडिंग ही है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ बीपी व्हेन सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मींस कॉस्ट विच इज हैविंग पार्टली वेरिएबल कॉस्ट एंड पार्टली फिक्स कॉस्ट, उसे बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये तो आप लोगों को पता चल गया। सो टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट वी विल क्लासिफाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों में बाइफिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाई लो कॉस्ट मेथड। हाई लो कॉस्ट मेथड मतलब कि चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, एंड देन ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन को अदर वेरिएबल कॉस्ट के साथ एंड फिक्स कॉस्ट पोर्शन को अदर फिक्स कॉस्ट के साथ, और रेस्ट कैलकुलेशन ऑफ बीपी विल रिमेन सेम। आपके पास जो अदर फिक्स कॉस्ट है उसके साथ ये वाली फिक्स कॉस्ट भी जाके जुड़ जाएगी, और जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है उसके साथ भी ये वाली वेरिएबल कॉस्ट जाके जुड़ जाएगी, और आपका काम हो जाएगा। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ बीपी व्हेन फिक्स्ड इनकम इज गिवन along with fixed cost. तो sometime question may give fixed income with fixed cost. Then to calculate BP we need to simply net off the cost as below. हम net off कर देंगे, और net off कैसे करेंगे? fixed cost में से fixed income जो है, fixed cost में से fixed income जो है उसको कर देंगे less, तो आएगा आपके पास net fixed cost, और now net fixed cost will be used to calculate BP और desired sales. अब इसी net fixed cost को यूज करते हुए हम लोग हमारी desired sales निकालेंगे, और इसी net fixed cost को यूज करते हुए हम लोग हमारी
ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। क्लियर है? चलिए अब आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाता है, और कैसे बनाता है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है, जिस तरह से सेमी वेरिएबल कॉस्ट हुई ना, सेम उसी तरह से सेमी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ऑल्दो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं पहले पूर्व में भी समझा चुका हूं इसके बारे में, लेकिन मैं एक बार वापस से समझा देता हूं। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट बोलूं या स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलूं, एक ही बात है। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में क्या हुआ कि 0 से लेकर के 10 पेशेंट आते हैं ना, तो एक ही नर्स की जरूरत होती है, और उस नर्स को हम लोग देते हैं 50,000 रुपए। हर 10 पेशेंट के ऊपर आपको एक नर्स की जरूरत है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास 2 पेशेंट है तो नर्स कितनी? एक। खर्चा कितना? 50,000। 3 होगी तो भी सेम, 4 होगी तो भी सेम, 5 होगी तो भी सेम, 8 होगी तो भी सेम, 10 होगी तो भी सेम, 11 होगी तो 11 हो गई तो सर 2 नर्स चाहिए, और अब जो खर्चा है वो हो जाएगा 1 लाख रुपए। अब 12 हो गई तो सर सेम, 15 हो गई तो सेम, 19 हो गई तो सेम, 20 हो गई तो सेम, 21 हो गई तो एक और नर्स लेनी पड़ेगी, 3 नर्स। अब खर्चा 1.5 लाख रुपए। अब फिर 21 से लेकर के 30 तक हो गई तो सेम, फिर 31 हो गई तो सर फिर 4 नर्स चाहिए, 2 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। इसका मतलब मुझे एक चीज यहां से समझ में आई कि आपका जो खर्चा है ना वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन एक हद तक। उस हद को क्रॉस कर जाओगे तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ने के बाद फिर वो नेक्स्ट हद तक सेम रहेगी, फिर वो वापस से बढ़कर के फिक्स्ड हो जाएगी, लेकिन वो भी अगले नेक्स्ट कुछ हद तक, फिर उसके बाद में वापस से बढ़ जाएगी, फिर वो फिक्स्ड हो जाएगी अगले कुछ हद तक। दोस्तों इस तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ, यहां पर तो आ रही है जी आपकी कॉस्ट। ये कॉस्ट होती है आपकी, ये 50,000, 2 लाइन को मैंने 50,000 माना है, यहां पर 1 लाख, यहां पर 1,50,000, ये हो गई आपकी 2 लाख। मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ नर्सेज जो है ना वो पेशेंट के ऊपर निर्भर करती हैं। मैंने यहां पर लिख लिए आपके पेशेंट्स। आप ध्यान से सुनो, यहां पर ये मेरे हैं 10 पेशेंट, ये हैं 20 पेशेंट, ये हैं 30 पेशेंट, ये हैं 40 पेशेंट। ध्यान से सुनना, ये 50 पेशेंट कब, ये 50,000 का खर्चा कब तक रहेगा? जब तक 10 लोग होंगे। जैसे ही 10 लोग क्रॉस हो जाएंगे ये खर्चा 1 लाख रुपए तक हो जाएगा, और ये फिक्स्ड हो जाएगा कब तक? 20 पेशेंट तक। फिर ये खर्चा जैसे ही 20 लोग क्रॉस हो जाओगे तो ये खर्चा हो जाएगा आप लोगों का 1,50,000, 30 पेशेंट तक। जैसे ही 30 पेशेंट क्रॉस हो जाओगे ये खर्चा हो जाएगा 2 लाख, और ये आपका 40 पेशेंट तक फिक्स होगा। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इसे बोलते हैं एक सीडी, दूसरी सीडी, तीसरी सीडी, चौथी सीडी, स्टेयर्स। इसीलिए इसे बोला गया है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, और या इसे बोला गया है आप लोगों का सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोला गया है दोस्तों? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। और दोस्तों अब समस्या अगेन, सर कैसे निकाले ब्रेक इवन पॉइंट? कौन सी फिक्स कॉस्ट को पकड़ूं सर? 50,000 को, 1 लाख को, 1.5 लाख को, कि 2 लाख को? कौन सी फिक्स कॉस्ट को पकड़ूं सर? कैसे निकालूं सर इस केस के अंदर? दोस्तों इस केस के अंदर आप लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? मैं बताता हूं।
सपोज से एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक पेशेंट से जो रेवेन्यू आता है, एक पेशेंट से रेवेन्यू आता है लेट्स सपोज से 10,000 रुपए, और उस पर लगने वाली वेरिएबल कॉस्ट है वो है 5,000 रुपए। मेरी अदर फिक्स्ड कॉस्ट है, और अदर फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास है लेट्स सपोज से 5 लाख रुपए की। अब पॉइंट आता है, क्वेश्चन कहता है कि आप हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके बताओ। अब क्वेश्चन ने यह भी बोल दिया कि 0 से 10 तक रहेगा तो आपको 1 नर्स की जरूरत है, 11 से 20 तक रहेगा तो 2 नर्स की जरूरत है, 21 से लेकर के आपको 30 तक रहेगा तो 3 नर्स की जरूरत है, और 31 से लेकर के 40 तक रहेगा तो आपको 4 नर्स की जरूरत है। और यहां पर लगने वाला जो खर्चा है, अब वो यहां पर, इसे हम लोगों ने नाम दिया सेमी फिक्स कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना, अगर 10 नर्स की जरूरत है तो 50,000 रुपए महीना, मैं इसको, ये अदर फिक्स कॉस्ट को भी मैं 50,000 पर मंथ ही मान लेता हूं, तो ये हो गई आपकी 50,000। इसको मैं 5 लाख की जगह मान लेता हूं 2 लाख। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब 50,000, तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, हमको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए सेमी फिक्स कॉस्ट, और यहां आएगा अदर फिक्स कॉस्ट। अदर फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? 2 लाख। तो अदर फिक्स कॉस्ट में आपको सेमी फिक्स कॉस्ट को टोटल कर लेना है, और ऐसे आएगा आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा आपके पास 2,50,000। फिर आपको यहां से कंट्रीब्यूशन लेना है, और कंट्रीब्यूशन का डिवाइड लगा देंगे आप ब्रेक इवन पॉइंट में, तो आपके पास आएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड, मेरे को इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। यस, मैं वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूं जी यहां पर 1,000 रुपए। ये सिचुएशंस मैंने बनाई 1,000 रुपए। अब अगर 1,000 लूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा आ जाएगा 9,000 रुपए। अब दोस्तों मैंने सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट ले ली, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ मैंने आप लोगों के यहां पर अदर फिक्स कॉस्ट ले ली। सेमी फिक्स कॉस्ट के साथ मैंने अदर फिक्स कॉस्ट ली 2 लाख रुपए, सेमी फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपए, तो 2,50,000 रुपए हो गई। 2,50,000 में जब आप 9,000 का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास आता है 27.77। मुझे एक चीज ध्यान रखनी है इस जगह पर, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट चेक करने के लिए हमें चेक करना है ये जो ब्रेक इवन पॉइंट आया है ना, क्या वो इस ग्रुप में फॉल कर रहा है? आंसर है नो। नहीं फॉल कर रहा तो हम बोल देंगे इस ग्रुप में ब्रेक इवन पॉइंट आ पाना पॉसिबल नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक फिक्स कॉस्ट, भी सेमी फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं, ब्लॉक फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, स्टेप फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं। इसमें नहीं आएगा। चलो जी नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर ये खर्चा हो गया 1 लाख, ये हो गया 2 लाख, तो टोटल मिलाकर के 3 लाख। और 3 लाख को अगेन जब मैं 3 लाख डिवाइडेड बाई 9,000 करता हूं तो मेरे पास आता है 33.33। क्या ये इस ब्लॉक में फॉल कर रहा है? अगेन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस ब्लॉक में भी आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट ला पाना पॉसिबल नहीं है। ओके सर, आगे चलो। तो फिर तीसरे ब्लॉक में 3 नर्स चाहिएंगी, तो 1,50,000 का ये, 2 लाख रुपए की अदर फिक्स कॉस्ट, तो ये हो गई 3,50,000। और 3,50,000 में आप जब डिवाइड करेंगे 9,000 का तो आता है 38.88। क्या इसमें फॉल कर रहा है? आंसर है अगेन नो, नहीं आ रहा। तो अगले में चलेंगे 2 लाख।
इस जगह 2 लाख, इधर भी 2 लाख, टोटल हो गया 4 लाख। 4 लाख में जब आप डिवाइड करेंगे 9,000 का तो आता है 44.44। क्या इसमें फॉल कर रहा है? आंसर है नो सर, इसमें भी फॉल नहीं कर रहा है। तो भैया ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिर हम लोग चलेंगे 41 से 50 पर। 41 से 50 पर जैसे ही हम चलेंगे तो हमारे पास आएगा यहां से 2,50,000, यहां पर 2 लाख, टोटल हो गए 4,50,000। और 4,50,000 में जब हम 9,000 का डिवाइड लगाएंगे तो आता है 50। क्या वो इस ग्रुप में फॉल कर रहा है? आंसर है यस। आंसर है यस सर, इस ग्रुप में फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया दोस्तों, हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 50। अब बच्चे मैं आपको बता दूं, इसका अगला वाला भी हम लोग निकालेंगे। जब आपको डॉट शार्प पर आपकी वैल्यू आए तो अगला भी निकालेंगे, क्योंकि अगले पर भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो सकता है। कैसे? 51 से 60 पर आप जाओगे तो ये हो जाएगा 3 लाख और ये हो जाएगा 2 लाख और अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 5 लाख। और 5 लाख में जब आप डिवाइड लगाएंगे 9,000 का तो आएगा 55.55। क्या ये इस ग्रुप में फॉल कर रहा है? आंसर है यस सर, इस ग्रुप में फॉल कर रहा है। और दोस्तों इस ग्रुप में फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। बच्चा बोल देता है सर 2 ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आ सकते हैं? मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2 ब्रेक इवन पॉइंट आ सकते हैं। और ये दोस्तों 2 ब्रेक इवन पॉइंट जो आए हैं, ये 2 ब्रेक इवन पॉइंट आपको वहां पर रिपोर्ट करके आने हैं, क्योंकि सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के केस के अंदर आप लोगों को एक से ज्यादा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो सकते हैं। और दोस्तों हमने यहां पर देखा कि हमारे पास 2 ब्रेक इवन पॉइंट आए हैं, एक 50 और एक 55.55। ये दोनों के दोनों हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोनों के दोनों ब्रेक इवन पॉइंट होंगे। अब कई बार बच्चा बोलता है सर ऐसे तो फिर 61 to 70 भी कैलकुलेट करके देखो। तो लो जी, 3,50,000, ये 2 लाख, तो ये हो गया 5,50,000। 5,50,000 को जब आप डिवाइड लगाओगे 9,000 से तो आएगा 61.11। ये लो जी, ये भी आ गया, ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। तो दोस्तों ऐसे करके मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट्स आ सकते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के केस में। अब दोस्तों ध्यान रखो, अब यहां पर समस्या आ जाती है आप लोगों के लिए, सर डिजायर्ड सेल्स अगर कैलकुलेट करना हो इस सिचुएशन में तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। आपको उस केस में घबराने की बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉलम बना है ना, इसके साथ लगे हाथ आप लोग एक प्रॉफिट का भी कॉलम बना लोगे। तो जैसे ही आप लोग यहां पर क्या करोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट आपने यहां पर ले लिया, इसमें आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट का भी कॉलम बना लोगे और डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड करते ही आपका डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और फिर वही काम करना है, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन में आप डिवाइड करोगे आपके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, तो आपके मल्टीपल डिजायर्ड सेल्स के ऑप्शंस भी क्रिएट हो जाएंगे, सेम इसी तरीके से जैसे अभी हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है। बस अंतर इतना सा था, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट का डिवाइड लगाना है और डिजायर्ड सेल्स के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों के अंदर डिवाइड लगाना है। दैट्स इट। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी होता है हमारा समाप्त। आइए दोस्तों इससे जुड़ा कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहां पर आप लोगों के लिए इस नोट्स को लिखा है, अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं इसको कंप्लीट करूंगा। क्या बोल रहा है? कैलकुलेशन ऑफ बीपी व्हेन सेमी फिक्स कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट इज गिवन। सेमी फिक्स कॉस्ट मीन्स cost which remain fixed up to a certain level and after that level it will change and then again fixed till the next level and so on। जैसे कि मैंने अभी आपको एक नर्स वाला ऑप्शन दिया, सेम इसी तरीके का एक और एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि हम लोग पिकनिक पे जाते हैं, स्कूल की पिकनिक पर जाते हैं, एक बस में केवल 50 बच्चे बैठते हैं। अब हमने टूर एंड ट्रेवल्स वाले को फोन करके बोला कि भैया हमारे यहां से हमको पिकनिक जाना है और हमारे को बस चाहिए। तो उन्होंने कहा सर कितने बच्चे हैं? तो हम कंफ्यूजन में आ गए। हमने बच्चों को कहा रजिस्ट्रेशन लाओ, बच्चे रजिस्ट्रेशन लेके रहे। जब पहले दिन रजिस्ट्रेशन कराए तो हमारे पास स्टूडेंट 48, हमारे को कितनी बस चाहिए? केवल एक बस। उन्होंने कहा हम हर बस से ईच बस हम लोग 50,000 रुपए चार्ज करेंगे। क्या हुआ? दूसरे दिन जब पता चला कि मेरी वाली जा रही है, मेरा वाला जा रहा है, तो उनके वाला वाली एज द केस में भी उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो स्टूडेंट हो गए 60। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या एक बस में जा पाएंगे?
अब मैं वो नहीं बोल रहा कि लोगों के कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं कि यार हम लोग तो एक सीट पर आ जाएंगे दोनों, उन वाले कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा। क्या अलाउ करेंगे? नो। तो ऐसे केस में हमको 2 बस की जरूरत पड़ेगी। अगर यही स्टूडेंट 100 क्रॉस हो गए तो सर 3 बस की जरूरत पड़ेगी 150 तक, 150 क्रॉस हो गए 200 तक आए तो 4 बस की, एंड सो ऑन। तो इन शॉर्ट वी कैन से सेमी फिक्स कॉस्ट विल इनकर ब्लॉक वाइज होगी। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ पिकनिक बस, जैसे पिकनिक बस का रेंट होता है वो। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए सिंगल बस कैन बी 50 एंड बस रेंट फॉर 1 बस इज 10,000 के हिसाब से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? बस रेंट सेमी फिक्स कॉस्ट है 0 से 50 पर 10,000, 51 से 100 पर 20,000, 101 से 50 पर 30,000, 150 से 200 पर 4 बस जाएगी तो 40,000। इसे बोलते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। जो नर्स का एग्जांपल दिया दैट वाज आल्सो ए सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट वी विल हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच ब्लॉक। वी विल सेलेक्ट द यूनिट एज ए ब्रेक इवन पॉइंट विच फॉल विद इन द ब्लॉक। जो विद इन द ब्लॉक फॉल करेगी ना उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोल देंगे। जैसे अभी हमने निकाला था 50 भी आया था, 61.11 भी आया था, एंड सो ऑन। इफ ब्रेक इवन पॉइंट डज नॉट फॉल विद इन द ब्लॉक देन वी विल से बीईपी इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेम ब्लॉक। अगर उस सेम ब्लॉक में फॉल नहीं कर रही है तो हम कह देंगे कि भैया आपका बीईपी जो है वो नहीं आ रहा है। क्लियर? चलिए, इन दिस सिचुएशन वी मे हैव मोर देन 1 बीईपी। तो हो सकता है इस केस में हमारे पास एक से ज्यादा बीईपी आ जाए। सपोज इन अबव एग्जाम्पल वी चार्ज ₹500 फ्रॉम हर एक स्टूडेंट से 500 रुपए लेते हैं और 250 रुपए का हमारा खर्चा आ जाता है। अदर फिक्स कॉस्ट जिसमें हमने गाइड लिया वो 7,000 रुपए का खर्चा है। तो ऐसे केस में आप लोगों को बीईपी निकाल के बताना है। तो हमने क्या किया, ब्लॉक ले लिया, अदर फिक्स कॉस्ट ली, उसमें सेमी फिक्स कॉस्ट जोड़ी तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया, उससे बीईपी आ गया और बीईपी को हमने रिमार्क दे दिया। जो जिस जगह पे फॉल कर रहा है उस पर टिक लगा दिया, जो फॉल नहीं कर रहा है उस पर हटा दिया। तो इस तरह से हमने बीईपी देखा तो बीईपी हमारे पास 2 बीईपी आए, तो 2 बीईपी पॉसिबल है। इसी केस में अगर क्वेश्चन बोलते हैं हमको 2,000 रुपए का प्रॉफिट भी कमाना है तो हमको क्या करना है, ब्लॉक लेना है, टोटल फिक्स कॉस्ट लेनी है, इसमें डिजायर्ड प्रॉफिट को जोड़ोगे तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आएगा। डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड लगाओगे तो डिजायर्ड सेल्स आएगी। अगर डिजायर्ड सेल्स सेम ब्लॉक में फॉल कर रही है तो हम उसको डिजायर्ड सेल्स मान लेंगे, अदरवाइज कह देंगे कि इस ब्लॉक में हमारी डिजायर्ड सेल्स फॉल नहीं करेगी, तो ये हम लोग बोल देंगे। क्लियर है? चलिए, तो डिजायर्ड सेल्स ये होगी। और इन केस ऑफ सेमी फिक्स कॉस्ट वी मे हैव मोर देन 1 बीईपी एंड वी मे हैव मोर देन 1 बीईपी के साथ वी मे हैव मोर देन 1 बीईपी एंड डिजायर्ड सेल्स। डिजायर्ड सेल्स भी एक से ज्यादा हो सकती है। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर, क्लियर है। इसी के साथ हम लोगों के 5 पॉइंट क्लियर हो गए। कौन कौन से? कैलकुलेशन ऑफ बीईपी विद ओपनिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ बीईपी व्हेन वी मैन्युफैक्चर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, कैलकुलेशन ऑफ बीईपी विद सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ बीईपी व्हेन वी हैव फिक्स्ड इनकम और कैलकुलेशन ऑफ बीईपी व्हेन सेमी फिक्स कॉस्ट इज गिवन। अब बच गए हमारे पास केवल 2, एक तो मर्ज्ड कंपनी का केस और एक बच गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का केस। तो आइए दोस्तों इन दोनों केसेस को भी डिस्कस कर देते हैं फटाफट से। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, 2 कंपनियां हैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। 2 कंपनियां हैं, दोनों एक ही तरह का बिजनेस करती हैं, बट इनकी जो वर्किंग है ना, इनकी वर्किंग हो रही है 60% पर, इनकी वर्किंग हो रही है 70% पर। जब ये 60% पर वर्किंग कर रहे थे तो इनकी सेल्स जो है वो आ रही थी, इनकी जो सेल्स आ रही थी वो आ रही थी लेट्स सपोज से 6 लाख और इनके आ रही थी 7 लाख। वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो इनका वेरिएबल कॉस्ट आया था 4.2 लाख और इनका वेरिएबल कॉस्ट आया था लेट्स सपोज से वही 4.2 लाख। अब मुझे एक चीज बताओ, एक जना 6 लाख रुपए की सेल कर रहा है तो भी खर्चा 4.2 लाख, एक जना 7 लाख कर रहा है तो भी 4.2 लाख। हो सकता है क्या? हाँ, क्यों? दोनों का अलग अलग पीवी रेशियो हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर और इनकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है, इसकी फिक्स कॉस्ट है आपकी लेट्स सपोज से 10 लाख और इसकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको से 12 लाख। अब क्वेश्चन कहता है कि अब ये दोनों कंपनी मर्ज होकर के एबी लिमिटेड बनना चाहती हैं और हमें ये कैलकुलेट करके बताओ कि एबी लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव होगा। समझ लो एग्जांपल, ए लिमिटेड जो है वो 60% पे काम कर रही है, बी लिमिटेड जो है वो 70% पे काम कर रही है, उस पर उसकी सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, इसकी सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है। अब क्वेश्चन जानना चाहता है कि ए और बी जब दोनों मर्ज हो जाएंगी, ए बी लिमिटेड कहलाएंगी,
तो ऐसे केस में उनको ब्रेक इवन पॉइंट कितने रुपए की सेल्स पर अचीव होगा ये कैलकुलेट करके बताना है। तो ये कैलकुलेट करके बताना है। तो दोस्तों एक छोटी सी अजम्पशन चलती है, इस तरह की सिचुएशंस को कैलकुलेट करने के लिए एक अजम्पशन चलती है। अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहला तो इसका अगर मैं पीवी रेशियो कैलकुलेट करना चाहूं तो आप ध्यान से देखोगे कि यहां पर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आ रहा है 1.8 लाख, इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 2.8 लाख। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं पीवी रेशियो की बात करूं तो इसका पीवी रेशियो है 30% और इसका पीवी रेशियो है 40%। अब पॉइंट अराइज होता है एबी लिमिटेड का पीवी रेशियो क्या मानूं, 30 मानूं कि 40 मानूं? बड़ा समस्या का विषय हो गया। तो दोस्तों बड़ा समस्या का विषय हो गया। इस बड़ी समस्या को दूर करने के लिए हमारे को एक अजम्पशन लेनी होती है, और जब हम इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे होते हैं तो हमारे को क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे को बनाने होंगे 4 कॉलम, पर्टिकुलर्स, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और ए बी लिमिटेड। और ये जब हम लोग कर रहे हैं तो दोस्तों हमें इस तरीके से करना है कि ये दोनों के दोनों लोग 100% पर काम कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों लोग 100% पर काम कर रहे हैं। ये एक इसकी अजम्पशन है, ध्यान रखिएगा। आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये एग्जाम में बुक में तो दिया हुआ था ही नहीं। ये इसकी एक अजम्पशन है कि मर्ज्ड कंपनी विल वर्क एट 100% कैपेसिटी। मर्ज्ड कंपनी जो है वो 100% कैपेसिटी पर काम करेगी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 100% कैपेसिटी पर काम करेगा तो ये 10 लाख की सेल करेगा, बी लिमिटेड भी 10 लाख की सेल करेगा। तो अगर ए की 10 लाख, बी की 10 लाख, तो ए बी की कितनी हो गई सर 20 लाख। इसमें से आप माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, और आप जानते हो कि ए लिमिटेड का वेरिएबल कॉस्ट है कितना सर, पीवी रेशियो 30 है तो 70%, तो ये हो गया 7 लाख। और बी का अगर पीवी रेशियो 40% है तो ये 60% रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हो गई 6 लाख। टोटल ओवरऑल बात करूं तो यहां पर आ गया 13 लाख। और दोस्तों ऐसे केस के अंदर अब हमारा निकलेगा यहां पर कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना आ जाएगा सर, इसका 3, इसका 4, ओवरऑल 7 लाख, ओवरऑल 7 लाख। और दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहां पर निकाल देंगे ओवरऑल पीवी रेशियो 7 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो 35%। अब आप इसका ये मत सोच लेना कि सर ये तो इन दोनों का एवरेज हो गया, ये कोइंसिडेंटली बैठा है इन दोनों का एवरेज, तो ये हो गया 35%। अब आपको क्या करना है, आपकी इनकी फिक्स कॉस्ट 10 लाख इसकी थी, 12 लाख इसकी थी, कंपनी टोटल की हो जाएगी 22 लाख। 22 लाख में आप 35% का डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास आएगा 22 लाख डिवाइडेड बाय 35%, तो ये हो जाएगा आपका 62.86 लाख। और ये हो जाएगा आपका मर्ज्ड प्लांट का या मर्ज्ड कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए। ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर ये वाला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया है तो आप लोगों का मर्ज्ड कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो केस है वो भी आप लोगों का क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है नोट्स में। If 2 or more companies working independently at different capacity and now thinking to merge and work together, then in that case we will calculate BP as below। कैसे कैलकुलेट होगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला केस, हम लोग मर्ज करेंगे डेटा को, और डेटा को कैसे मर्ज करेंगे, डेटा ऑफ कंपनी 1 एट 100% कैपेसिटी प्लस डेटा ऑफ कंपनी 2 एट 100% कैपेसिटी। ये तो हो गया मर्ज्ड डेटा। और फिर नाउ कैलकुलेट, नाउ ऑल कैलकुलेशन विल रिमेन सेम। इसके लिए एक एग्जांपल भी दे दिया मैंने कि 6 लाख की सेल है 60% पर, 8 लाख की सेल है 40% पर, और इस केस के अंदर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बता दी, फिक्स कॉस्ट है वो भी बता दी। मर्ज्ड डेटा हमने किया ए और बी का दोनों का, और उसके हिसाब से हमने यहां पर सारी कैलकुलेशन करी। अब हमारे को सिंपली कैसे करना है, जो हमारी फिक्स कॉस्ट जो टोटल आ रही थी उस फिक्स कॉस्ट टोटल के अंदर डिवाइड लगा दिया, काम खत्म हो गया, सिंपल। ये हो गया जी पूरी की पूरी बात। और अब आते हैं हमारे लास्ट, आप लोगों के ब्रेक इवन पॉइंट के लास्ट पार्ट पर। इसके बाद हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट पेज के नोट्स है। इसके बाद जैसे ही ये काम होगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट की सारी डिफरेंट सिचुएशंस हो जाएगी कंप्लीट। मैं आपको बता दूं, सीएमए फाइनल वाले बच्चे स्पेशली इस वाले पॉइंट पर ध्यान दे दीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है इस पॉइंट के ऊपर। आता है कैलकुलेशन ऑफ बीपी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
अब समस्या हो जाती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के केस में, क्योंकि अब क्वेश्चन बोले कि आपको, क्योंकि अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह के जितने भी टॉपिक्स है वो टॉपिक कहां पर कवर हो रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस कहां पर आ रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में। अब लेकिन क्वेश्चन आपसे ये बोले कि आप हमें कैलकुलेट करके बताइए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो हमको कुछ नहीं आता, हमको इतना जरूर पता है सर, एट ब्रेक इवन पॉइंट, बाकी हमको नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पर किसी भी कंपनी को जो प्रॉफिट है ना वो नहीं होता, या मैं यूं बोलूं प्रॉफिट जीरो होता है। एक ही बात है, किसी भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता, या होता है तो जीरो होता है, ये तो हमें पता है। तो इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन मेरे को बोलता है कि आप हमें कैलकुलेट करके बताइए, आप हमें कैलकुलेट करके बताइए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ब्रेक इवन पॉइंट, तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें लेना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो कितना लेना है, क्योंकि हमको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, तो वो लेना है जीरो, वो लेना है जीरो जीरो जीरो। अब मुझे क्या करना है, बड़ा आसानी से हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां से निकालेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट। अब पॉइंट आता है सर ये मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कहां से आएगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, प्रीवियस पार्ट्स के अंदर मैंने मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ाया था, यूट्यूब पर भी अपलोड किया हुआ है, सीएमए फाइनल एचसीएम के डेमो लेक्चर्स में हमने वहां पर भी अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग अगर नहीं पता है तो वहां जाकर के देख लीजिएगा। इसे बोलते हैं रिकंसिलिएशन टॉपिक, इसे बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन। आप इस रिकॉन्सिलिएशन के थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट पता कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज ध्यान से सुननी है, जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे होते हो ना, जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे होते हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारा क्या होता है, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट निकालते हैं, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो भी वैल्यूएशन होता है वो स्टॉक का वैल्यूएशन ओवर वैल्यू होता है। सर ओवर वैल्यू क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि हमने हमारे स्टॉक का वैल्यू करना है ओनली एट वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है हम केवल वेरिएबल कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है हम वेरिएबल एज वेल एज एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों पर वैल्यू करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो ओवर वैल्यूड होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ले लिया आपने जीरो, अब आपको जर्नी तय करनी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। एक ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास यहां आया टू प्रॉफिट, और ये आया जी मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला, और वो कितना है जीरो। मैंने यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा। बाई सेल्स किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा। बाई सेल्स से मेरे को कोई मतलब नहीं है, बाई सेल्स मार्जिनल में भी सेम होता है, एब्जॉर्प्शन में भी सेम होता है। बाई क्लोजिंग स्टॉक किया होगा, आंसर है यस। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मार्जिनल प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट इन दोनों में का रीजन केवल यही दो होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इन दोनों का वैल्यूएशन के कारण से ही इन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। अब मुझे एक चीज बताओ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आपने प्रॉफिट निकाला होगा जो कि आया जीरो, उस समय आप लोगों ने ओपनिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला लेस किया होगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपने ज्यादा लेस किया होगा कि कम लेस किया होगा। सर ऑब्वियस सी बात है, आपका मार्जिनल कॉस्टिंग में तो केवल वेरिएबल कॉस्ट लेस होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने यहां पर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों लेस किए होंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, ज्यादा चीज लेस हो गई कि या कम लेस हुई है? सर ज्यादा लेस हो गई। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं मार्जिनल की, तो सपोज से मार्जिनल में जो चीज 1 लाख की होती वो एब्जॉर्प्शन में मेरी 1,20,000 की हो गई। इसका मतलब मैंने एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकालते समय मैंने 1,20,000 लेस किए हैं, जबकि मार्जिनल का प्रॉफिट निकालते समय मुझे केवल 1 लाख ही लेस करना होगा। इसका मतलब 20,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा लेस कर दिए। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा जो लेस कर दिए इनको मैं कर दूंगा ऐड, और उसे मैं बोलूंगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और सेम इसके अपोजिट, अगर मेरा सपोज से मार्जिनल में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 2 लाख, एब्जॉर्प्शन में कितना आएगा 2,50,000, तो मुझे एक चीज बताओ,
क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में है तो इसका मतलब मैंने ज्यादा ऐड कर दिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है क्रेडिट साइड में, तो मैंने ऐड कर दिया 250। मार्जिनल कहता है कि केवल 2 ही ऐड होना चाहिए था, इसका मतलब 50,000 ज्यादा ऐड हो गया। तो जो आपका ओवर वैल्यूएशन वाला पार्ट है, ज्यादा ऐड हो गया, उसको वापस माइनस कर दो, तो माइनस हो जाएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और ऐसा करके इस ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करके हमारे पास एक प्रॉफिट आएगा। और दोस्तों अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इस प्रॉफिट के अमाउंट को पकड़िए, इसको फिक्स कॉस्ट में जोड़िए और डिवाइड लगा दीजिएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, आपके पास आ जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है अगर मैंने ये मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट अचीव कर लिया तो मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे नील प्रॉफिट अचीव करूंगा। अगर मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में ये प्रॉफिट अचीव कर लिया तो मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नील का प्रॉफिट अचीव करूंगा, और अगर मैं नील का प्रॉफिट अचीव करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो दोस्तों इसको फिर हम लोग डिजायर्ड सेल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व कर देंगे, और जैसे ही डिजायर्ड सेल्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, हमारे पास इसका काम आसानी से बन जाएगा। दोस्तों मैंने वापस से बता देता हूं, आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट लिया नील, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बीईपी पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आएगा नील। हमने स्टॉक का एडजस्टमेंट किया, उस स्टॉक के एडजस्टमेंट से मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ गया। अब इस मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट को मैं यूं कहूं कि 0 रुपए का एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट अचीव करना हो, या मैं यूं बोलूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर मैं इतना प्रॉफिट अचीव कर जाऊंगा तो मेरे को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नील का प्रॉफिट अचीव होगा। क्या एक ही बात है? आंसर है यस। अगर ये 0 है और ये 10,000 है, मैं तो सीधी सी बात बोलता हूं, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में मुझे 10,000 का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन में मुझे प्रॉफिट 0 का होगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को मेरी फिक्स कॉस्ट लेनी है प्लस प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग लेना है, डिवाइड लगा दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। इससे जो भी यूनिट आएगी इससे जो भी यूनिट आएगी वो मेरी कहलाएगी ब्रेक इवन पॉइंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और दोस्तों फटाफट से इसके नोट्स को देख लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एज वी नो एट बीईपी ए कंपनी विल नाइदर अर्न प्रॉफिट नोर लॉस। तो सिंस बीईपी इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि बीईपी तो मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, बट इफ क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट बीईपी विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो देन वी विल फॉलो बिलो स्टेप्स। हम बिलो स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और वो बिलो स्टेप्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इफ नो प्रॉफिट और लॉस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विद द हेल्प ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हेल्प लेते हुए हम लोग प्रॉफिट निकाल देंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का, जैसे अभी भी मैंने बताया आपको ये पूरे कैलकुलेशन। and now we want to calculate BEP under absorption costing, then we will earn marginal costing profit as calculated in step 1। जो step 1 में marginal costing का profit आ रहा है वो हम लोग अचीव करेंगे, and simply this will be calculated as we calculate desired sales, जो भी हमने पहले अर्ली डिस्कस किया है। तो सेम उस तरह से हम लोग डिजायर्ड सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे, और सेम डिजायर्ड सेल्स की जैसे हमारा बीईपी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाएगा। अगर हमको रुपीज में चाहिए तो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर देंगे, एज द केस में भी। आप लोगों को अगर बीईपी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर आप लोगों को रुपीज में चाहिए तो ये लीजिए, मैं रुपीज वाला भी बना देता हूं आप लोगों के लिए। तो ये तो आपका ऊपर वाला तो हो जाएगा आपका यूनिट्स का, और नीचे वाला जो है वो आपका हो जाएगा रुपीज का, और बस इसके डिवाइड में जो है वो हम लोग ले लेंगे पीवी रेशियो। ये लीजिए, और इसी के साथ ये जो स्पेशल सिचुएशंस हैं ये होती हैं खत्म। दोस्तों ये नोट्स आप लोग अगर मेरे स्टूडेंट हैं डेफिनेटली तो आप लोगों को आपके गूगल ड्राइव पर एंड आप लोगों की मोबाइल ऐप पर लिया है तो मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, गूगल ड्राइव में लिया है तो गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा, पेन ड्राइव में लिया है पेन ड्राइव पे मिल जाएगा, और फिर भी नहीं मिले तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम इतनी बार रेगुलरली नीचे चलता रहता है वहां पर मिल जाएगा। आप सभी लोग जिन्होंने मेरी से क्लास नहीं ली है और अगर इस वीडियो को आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो आप लोग सिंपली सबसे पहला काम कर लीजिएगा, इसी तरह के नोट्स वीडियोस की अपडेट आपको हमारे YouTube चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आती है, जिसकी टेलीग्राम चैनल का नाम है AIR1
CMA चैनल। AIR1 CMA चैनल के नाम से हमारा चैनल है, ब्रैकेट में LPA। आप लोग जाकर के सर्च करेंगे, आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। क्लियर? इसके साथ अगर आप डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वही नाम AIR1 CMA डिस्कशन, इसके अंदर आप लोग अपने आप को जोड़ सकते हैं, बाकी सभी बच्चों के साथ, बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल CMA आशुतोष लाटा, आप सिंपली आशुतोष लाटा भी सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ जो स्पेशल चैनल है आप CMA स्टूडेंट के लिए LPA CMA एक्सक्लूसिव, इस LPA CMA एक्सक्लूसिव चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। ये चैनल एक्सक्लूसिवली CMA के लिए है, एक्सक्लूसिव रिवीजन के लिए है। यहां पर किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट कुछ नहीं आता है, ओनली कंटेंट आता है जहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं कॉस्टिंग कैसे आसान है। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का, और मुझे बताना मत भूलिएगा। आई नो ये वाला जो लेक्चर है 1 hour 25 minutes का हो गया। डोंट वरी गाइज, मेरे सारे रेगुलर वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगला पार्ट केवल 35 मिनट्स का ही रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपके 2 घंटे का ही लेक्चर आपके पास आए। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में तो हम लोग हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इन क्वेश्चंस को फटाफट खत्म कर देंगे। 12-13 क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर में जो आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, तो मुझे बताना मत भूलिएगा कि अब तक जो भी मैंने आपको ये पूरे नोट्स वाला पोर्शन आपको कराया है वो इतना इन डेप्थ में आप लोगों को लेके गया हूं, तो मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि मैं एटलीस्ट इस चैप्टर से आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि मैंने इस चैप्टर में सीरियसली बता रहा हूं बहुत मेहनत किया है, बहुत डीप एनालाइज करते हुए मैंने आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनका मुझे फीडबैक जरूर देंगे, तो आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, विद लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।